हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का ध्वनि चैप्टर नंबर 14 जो कि टर्म 2 का एग्ज़ाम में आने वाला है। तो यहाँ पर देर न करते हुए देखते हैं आगे क्वेश्चंस क्या कह रहा है। इसमें से यार आपको पहले बता दें कि इससे पहले का जो वीडियो है, पहले का जो चैप्टर आ रहे हैं, इससे पहले जो भी 3 वीडियो था वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या है ध्वनि चैप्टर में कि ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है। तो ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है या फिर कैसे उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर क्या होगा। ध्वनि जो है सो कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। और दूसरा ध्वनि कंपन किसे कहते हैं। तो कंपन क्या होता है, किसी वस्तु की अपनी अवस्था की स्थिति के अगल बगल या ऊपर नीचे होने वाली गति को ही क्या कहा जाता है, कंपन। यानी कि कंपन किसे कहा जाएगा, कोई वस्तु अगर यही ऊपर नीचे हो रहा है या फिर बायां दायां एक ही स्थान पर हो रहा है तो इसी को कंपन कहा जाएगा। आगे क्वेश्चन बोला कि मानव में ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है। तो मानव में ध्वनि यहाँ पर देख सकते हैं वाक यंत्र या कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। आयाम का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो इसे याद रखना है। आयाम का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। और दूसरा को बोल रहा है कि आवर्तकाल का ऐसा ही मात्रक तो सेकेंड होता है। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। और नेक्स्ट बोल रहा है कि यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में 30 कंपन पूरा करती है तो उसकी आवृत्ति क्या है। तो उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगा, 30 हर्ट्ज हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या है। तो ध्वनि की प्रबलता जो है उसका मात्रक डेसिबल होता है। डेसिबल में उसको मेजर किया जाता है, मापा जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि कितनी प्रबलता से अधिक ध्वनि को शोर माना जाता है। तो 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि जो होता है, अधिक प्रबलता होता है, उसको यहाँ पर प्रबलता माना जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये 80 डेसिबल से अधिक प्रबलता की ध्वनि को क्या माना जाता है, तो शोर माना जाता है। ध्वनि की तीक्ष्णता या तारतम्य किस तत्व से निर्धारित होती है। तो आवृत्ति से निर्धारित होती है। आवृत्ति से ही पता चलता है उसका तारतम्य कितना है आवाज़ में। नेक्स्ट बोल रहा है मानव कर्ण की श्रव्यता सीमा क्या है, यानी कि परास के सीमा का परास क्या है, कितना से कितना के बीच का आवृत्ति वाला ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 20,000 से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा। इसी को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ऐसा भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अब लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया कि कंपन के आयाम की परिभाषा लिखें और इसका मात्रक। तो कंपन के आयाम की परिभाषा क्या होता है, यहाँ पर कंपन करती हुई वस्तु को उसकी मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है, आयाम कहा जाता है। और आयाम का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये अगर इस तरह से ध्वनि को दर्शाया जाए तो इसका क्या बोला गया है कि उसकी मध्य स्थिति में अधिकतम विस्थापन, मध्य स्थिति में यह अधिकतम विस्थापन कितना हुआ है, इसी को क्या कहा जाएगा यहाँ पर, तो ये आयाम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि आवर्तकाल की परिभाषा। तो कंपन करती हुई वस्तुओं को एक पूर्ण कंपन करने में लगने वाला समय को आवर्तकाल कहा जाता है। यानी कि एक कंपन करती हुई वस्तु को एक मतलब एक बार कंप्लीट करने में, एक सर्कल पूरा कंप्लीट करने में जितना समय लगता है, ये यहाँ से यहाँ तक गया तो इसको क्या हो जाएगा, आधा यहाँ और आधा यहाँ गया, इधर से और इधर, आधा ऊपर आधा नीचे, तो इसको एक बार पूरा करने में यहाँ तक आने में कितना सेकंड लगा, कितना समय लगा, यही क्या होता है, उसका आवर्तकाल होता है। आवर्तकाल का ऐसा ही मात्रक सेकेंड होता है, क्योंकि इसको सेकेंड में मापा जाता है, समय है तो सेकेंड में मापा जाएगा। नेक्स्ट पूरा आवृत्ति की ऐसा ही परिभाषा लिखने के लिए बोला जा रहा है। आवृत्ति की परिभाषा लिखें और इसका मात्रक लिखें। तो आवृत्ति का हर्ट्ज होता है ऐसा ही मात्रक, और इसका परिभाषा जो होगा कंपन करती हुई वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में पूर्ण कंपनों की संख्या, मतलब प्रति सेकंड, 1 सेकंड में कितना कंपन पूरा किया जाता है, वही कंपनों की संख्या को ही क्या कहेंगे, यहाँ पर आवृत्ति कहेंगे। जैसे यहाँ पर ये है अभी, और इस पर अगर इस तरह से जा रहा है तो 1 सेकंड में कितना बार कंप्लीट कर रहा है, यही हो जाएगा आवृत्ति।
शोर और संगीत में क्या अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है शोर और संगीत में अंतर। तो शोर क्या होता है, अप्रिय ध्वनि, मतलब जो सुनने में अच्छा नहीं लगता है वो क्या हो गया, शोर हो, यानी कि मानव को सुनने में सुखद नहीं लगता है, ऐसा बोल सकते हैं। सुखद यानी कि बढ़िया जो नहीं लगता है, जैसे गतिशील सड़क पर गतिशील वाहन की आवाज़ और उसका हॉर्न का आवाज़, ये हो गया शोर, ध्वनि है। या कोई ज़ोर से चिल्लाए, वो हो गया ध्वनि, और ध्वनि नहीं, ये शोर हो गया। उस प्रकार का ध्वनि को शोर कहा जाता है। बट संगीत किसको बोला जाता है, जो जो ध्वनि मधुर लगे, मनुष्य को शोर सुखद लगे, ठीक है, या तो फिर ध्वनि को संगीत प्रिय ध्वनि, उसे क्या कहा जाएगा, संगीत कहा जाएगा। जैसे मधुर ध्वनि, वाद्य यंत्रों से निकलने वाली ध्वनि, ये हो गया। आगे बढ़ा, एक शोर प्रदूषण क्या है, इसके क्या कारण है। शोर प्रदूषण यहाँ पर देख सकते हैं, वातावरण में अत्यधिक अवांछित ध्वनियाँ अर्थात कोलाहल से उत्पन्न प्रदूषण को शोर प्रदूषण कहते हैं। शोर प्रदूषण इसमें समझ में आ गया होगा कि ज़्यादातर जो है अवांछित जो नहीं होना चाहिए वे सारी ध्वनियाँ हो जाती है, कोलाहल हो जाता है, ये सब से जो प्रदूषण उत्पन्न होता है उसे शोर प्रदूषण कहा जाता है। शोर प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है, तो मशीनों और वाहनों से निकलने वाली ध्वनि है, लाउड स्पीकर का बजना, पटाखों का आवाज़ है, तेज़ आवाज़ से चलाए गए रेडियो है, ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न, ये सारा चीज़ क्या है, शोर प्रदूषण करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, ये क्वेश्चन है कि शोर और ध्वनि प्रदूषण से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में समझाएं। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या हो जाएगा, शोर या ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है, चिंता होता है, निद्रा होता है, नींद नहीं आएगा, अति तनाव समस्याएं उत्पन्न होने लगती है, लगातार ध्वनि प्रदूषण के संपर्क में रहने से बहरेपन की भी समस्या हो सकती है। अब आ गया नेक्स्ट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें बोला गया है कि अश्रव्य, श्रव्य और प्राश्रव्य 3 प्रकार का ध्वनि। तो हम लोग जानते हैं मानव का जो सुनने के लिए जो आवृत्ति है, ध्वनि का आवृत्ति होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होना चाहिए, ये है। इसी में देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, अश्रव्य जो सुनने लायक ना हो, तो अश्रव्य किसे कहा जाएगा, जो 20 हर्ट्ज से कम होगा। इसमें देख सकते हैं 20 हर्ट्ज से और कम होगा, यहाँ पर ये 20 हर्ट्ज से अगर कम होगा तो उसे अश्रव्य ध्वनि कहा जाएगा। मानव कान ऐसी ध्वनि को नहीं सुन सकता है, ये हो गया। श्रव्य ध्वनि क्या होता है, जो इस रेंज में होगा, 20 से 20,000 हर्ट्ज के रेंज में होगा। श्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहते हैं, यानी कि उसको सुन सकता है, मानव कान ऐसी ध्वनि को आसानी से सुन सकता है। प्राश्रव्य मतलब इससे अधिक होगा, 3 प्रकार का हो गया, एक 20 से कम और 20 से 20,000 तक का, और एक 20,000 से ज़्यादा। तो 20,000 से जो ज़्यादा जिस ध्वनि का आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है उसे प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ऐसा ध्वनि को भी कान जो है सो हमारे कान नहीं सुन सकते हैं, ये हो गया। आगे देखिए बोल रहा है क्वेश्चन, शोर प्रदूषण को सीमित करने के उपाय क्या है। तो क्या इसका उपाय है, यहाँ पर देख सकते हैं शोर प्रदूषण को सीमित करने के निम्नलिखित उपाय है। शोर करने वाले इंजनों, मशीनों, घरेलू उपकरणों तथा वाहनों में साइलेंसर का उपयोग करना चाहिए ताकि आवाज़ कम होगा। और दूसरा बोल रहे तेज़ ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्रियाकलाप को आवासीय क्षेत्र से दूर स्थापित करना चाहिए। वाहनों के हॉर्न का अनावश्यक उपयोग नहीं करना चाहिए। टेलीविज़न, रेडियो, ये सब जो हो गया चलाने, यानी कि कम ध्वनि पर, कम साउंड पर बजाना चाहिए। इस तरह से हम लोग क्या है कि कम कर सकते हैं शोर प्रदूषण को, और उससे होने वाले खतरनाक बीमारियों से बच सकते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। सही बात है कि एक माध्यम से दूसरा, मतलब एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए ध्वनि को किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि अंतरिक्ष में ध्वनि को, मतलब कि किसी को बोल के कुछ नहीं सुनाया जा सकता है, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई भी माध्यम नहीं है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति अगर कुछ बोलता है तो उसकी आवाज़ दूसरे तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसमें क्या है कि बताया जा रहा है कि एक प्रयोग द्वारा
इस कथन की पुष्टि करें। तो देखिए इसमें क्या बताया गया कि आवश्यक सामग्री एक चौड़े मुंह वाली प्लास्टिक की बोतल, 2 मोबाइल, ये सारा चीज़ लेना है। और अब बोल रहा है कि एक चौड़े मुंह वाली प्लास्टिक की बोतल लेकर उसके आधार वाले भाग को काट कर हटा देना है। लकड़ी की एक तख्ती पर एक मोबाइल फ़ोन को रख कर बोतल से ढक देना है। ये चीज़ बोल रहा है। अब बोल रहा है कि बोतल और तख्ती के कोर के बीच मोम लगाकर बोतल को वायुरोधी बना देना है। उसके बाद जो है सो बोतल के अंदर वाली मोबाइल पर एक दूसरे मोबाइल से फ़ोन पर मोबाइल की घंटी की आवाज़ स्पष्ट सुनाई पड़ती है अभी तक, ठीक है। लेकिन अब बोल रहे हैं कि अब क्या है, अब बोतल के मुंह में निकास नली युक्त कॉर्क लगाकर एक वायु चूसक पंप लगाकर बोतल के अंदर जितनी भी वायु है सो धीरे धीरे निकालते हैं। उसके बाद वायु जैसे जैसे बाहर निकलेगी मोबाइल फ़ोन की घंटी की आवाज़ धीमी हो जाएगी। और उसके बाद जो है सो जब बोतल की सारी वायु बाहर निकल जाएगी तो घंटी का आवाज़ जो है सो बिल्कुल भी सुनाई देना बंद हो जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बोतल के अंदर की वायु निकल जाने के कारण अंदर ध्वनि के संचरण के लिए कोई माध्यम नहीं बचा। इसके बाद क्या होगा कि सुनाई ही नहीं देगा। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि ध्वनि के संचरण के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश में तड़ित पहले दिखाई देती है जबकि मेघ गर्जन के बाद सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है? जो तड़ित होता है वो पहले दिखाई देता है और जो गर्जन होता है वो बाद में सुनाई देता है, यानी कि उससे जो टकराने का जो आवाज़ आता है वो लेट से सुनाई देता है, लेकिन जब टकराता है तो उससे जो लाइट निकलता है वो हम लोग तक जल्दी पहुंच जाता है और हम लोग जल्दी देख लेते हैं। ऐसा क्यों? एक भी है कि दूर स्थित अगर 1-2 किलोमीटर के दूर स्थित में कोई अगर व्यक्ति है वो अगर लकड़ी काट रहा है तो इसमें भी ये चीज़ देखा जाता है कि वो प्रहार करता है लकड़ी पर कुल्हाड़ी से, तो प्रहार करता है वो दिखता है, बट वो उसका जो आवाज़ है वो फिर से कुल्हाड़ी उठाता है तब हम लोग का आवाज़ सुनाई देता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा कह सकते हैं कि ध्वनि जो है सो हम तक आने में लेट हो जाता है ध्वनि को, और प्रकाश से हम लोग जिससे देख पाते हैं वह जल्दी आ पाता है। यही रीज़न है कि प्रकाश की गति जो है सो ध्वनि की गति से काफ़ी तेज़ है। बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर बोला जा सकता है। 3 लाख किलोमीटर स्पीड है किसका? प्रकाश का 1 सेकंड में, जबकि ध्वनि का जो है स्पीड 1 सेकंड में 332 बोल सकते हैं, 344 बोल सकते हैं। इतना मीटर है इसका, ये मीटर है, तो इतना कम है। प्रकाश की चाल इतना अधिक है, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में। तो इस तरह से बोल से यहाँ पर देखिए बोला गया है जहाँ प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है वहीं वायु ध्वनि की चाल लगभग 340 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसलिए आकाश में तड़ित पहले दिखाई देती है, यानी कि पहले आ जाता है, प्रकाश पहले आ जाता है, और ध्वनि उससे जो टकराया गया ध्वनि है उसको आने में लेट हो जाता है, इसलिए वो बाद में आता है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ को चांद पर नहीं सुन पाते हैं, क्यों? इसका कारण बताना है। अभी इसका कारण बता दिए थे। चांद पर वायुमंडल नहीं होने के कारण निर्वात की स्थिति में वहाँ क्या होगा, ध्वनि संचरित नहीं होगा। तो इसका माध्यम, इसके कारण जो ध्वनिक संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है वह चांद पर नहीं है, वायु है ही नहीं, जिस कारण से ध्वनि संचरित नहीं होता है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री को एक दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। ये हो गया। आगे बोल रहा है कि एक प्रयोग द्वारा दिखाई कि ध्वनि का संचरण द्रव में भी होता है, द्रव में भी होता है, ये दिखाने बोल रहा है। तो इसमें लिया गया है एक बाल्टी में 3/4 पानी, मतलब कि 4 भाग में से 3 भाग पानी लेना है बाल्टी में। उसके अंदर 2 पत्थर को रगड़ते हैं। ऐसा करते समय अपने कान को बाल्टी के बाहर सतह से सटा कर रखते हैं। हम देखेंगे कि पत्थर के रगड़ने की आवाज़ जो है सो कानों में हम लोग को सुनाई पड़ती है, परंतु कान हटा लेने पर हमें आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी। इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि ध्वनि का संचरण द्रव में भी होता है। ये हो गया। और नेक्स्ट बोल रहा है कि मानव वाक यंत्र के कार्य प्रणाली को व्याख्या करें। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मानव में ध्वनि के वाक यंत्र या कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। यह श्वसन नली के ऊपरी सिरे पर स्थित होता है। वाक यंत्र ऊतकों
से बने दो परत होते हैं जिन्हें वाक् तंतु कहा जाता है, और दोनों वाक् तंतुओं के बीच वायु निकलने के लिए एक पतली झिर्री बनी होती है। और बोलने के प्रयास में जब फेफड़े से वायु बलपूर्वक बाहर निकलती है तो वाक् तंतु कंपित होने लगता है, और वाक् तंतुओं के कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। ये चीज़ है। तो इस तरह से था यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस का आंसर। अब हम लोग देखेंगे अगला चैप्टर का सारे क्वेश्चंस आंसर्स, वो अगला चैप्टर में हम लोग देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।